मामले में श्रोता के स्मरण शक्ति पर निर्भर करता है। यदि श्रोता की स्मरण शक्ति कमजोर हुई तो मौखिक संप्रेषण व्यर्थ हो जाता है और संदेश को पुनः समझाने की जरूरत पड़ती है। मौखिक संप्रेषण में संप्रेषक को संदेश के बारे में सोचने का बहुत कम समय मिलता है। वह संदेश कहते समय उचित शब्दों का चुनाव नहीं कर पाता, जिसके कारण कभी कभी संदेश प्रभावी नहीं हो पाता। वक्ता बोलते समय घबराहट के कारण या किसी दबाव के कारण समझ नहीं पाता कि किस तरह के वाक्यों या शब्दों का चुनाव करे, और ऐसे में घबराहट के कारण उसका संदेश निष्प्रभावी हो जाता है। वह अपनी बात को धारा प्रवाह ढंग से नहीं कह पाता। इसके अलावा मौखिक संप्रेषण का अस्थायी महत्व नहीं होता। आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करना कठिन हो जाता है। अब बात करते हैं लिखित संप्रेषण यानी रिटेन कम्युनिकेशन के बारे में। लिखित संप्रेषण से तात्पर्य ऐसी सूचनाओं से है जो मौखिक न होकर वरन लिखकर दी गई हो। इसके लिए पुस्तकों, समाचार पत्र, पंपलेट्स, ईमेल, ब्लैक बोर्ड, शिलालेख, होर्डिंग्स, वॉल राइटिंग, साइन बोर्ड आदि का प्रयोग किया जाता है। इस माध्यम में संख्या एवं चित्रों का भी प्रयोग करके संप्रेषण को प्रभावशाली बनाया जाता है। लिखित संप्रेषण के लाभ। जहां मौखिक संप्रेषण उपयुक्त नहीं होता, वहां लिखित माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है। इसके लाभ इस तरह से हैं। लिखित संप्रेषण में संप्रेषक और ग्रहीता दोनों की एक साथ उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। संप्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश ग्रहीता बाद में भी ग्रहण कर सकता है। वह एक ही समय में उपस्थित होने की बाध्यता से भी मुक्त है। दूसरा, विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के संप्रेषण के लिए अधिक उपयुक्त है। एक बार में समझ न आने पर बार बार पढ़कर अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। लिखित संप्रेषण प्रमाण का भी काम करता है तथा भावी संदर्भ के रूप में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। लिखित भाषा अपनी प्रकृति में अस्थायी होती है। लिखी हुई सामग्री एक दस्तावेज बन जाती है। लिखित संप्रेषण में वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, अनुच्छेद आदि विभिन्न विराम चिन्हों और एक निश्चित आकार में स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। भाषा के शुद्ध एवं मानक रूप का ज्ञान इससे होता है। मिलती जुलती ध्वनियों को इसके द्वारा निश्चित किया जा सकता है, जैसे शादी, शादी। अनुस्वार, अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग से सही उच्चारण का भी पता चलता है। यह माध्यम स्मृति में सहायक है। मौखिक रूप में की गई बातचीत का भूल जाना स्वाभाविक है, क्योंकि मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति की एक सीमा होती है। लेकिन लिखित सामग्री एक दस्तावेज के रूप में होती है। उसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। बार बार पढ़ने की सुविधा के कारण वह स्मृति में अंकित हो जाती है और यह एक कानूनी प्रपत्र होता है। भविष्य में कभी भी कोई विवाद हो तो साक्ष्य के रूप में उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। इन लिखित प्रमाण पत्रों के आधार पर व्यावसायिक या अन्य तरह के विवादों को आसानी से निपटाया जा सकता है। लिखित संदेश में प्रस्तुत की गई सामग्री क्रमबद्ध रूप से लिखी जाने के कारण विचारों में स्पष्टता रहती है। लिखित संप्रेषण अधिकतर औपचारिक होता है। इसमें अपनी बात को सोच समझकर चिंतन मनन करके कहने की सुविधा होती है। यह व्यावसायिक एवं प्रशासनिक उद्देश्यों में इससे काफ़ी मदद मिलती है, जैसे पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, विवरण तैयार करना, निर्देश देना, नोटिस लिखना आदि। जिस तरह से लिखित संप्रेषण के कुछ लाभ हैं, उसकी कमियां भी हैं। वह कमियां इस प्रकार से हैं। लिखित संप्रेषण की दशा में प्रत्येक सूचना को, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लिखित मुद्रित रूप में ही प्रस्तुत करना पड़ता है।
जिससे बहुत अधिक समय व धन का खर्च होता है। इसके विपरीत आमने सामने की जाने वाली वार्ता में समय व धन दोनों की बचत होती है। विभिन्न कार्यालयों में लिखित रिकॉर्ड सहेजने के लिए कई कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे खर्च बढ़ जाता है। मुद्रित सामग्री के रूप में कागज़ का बहुत अधिक प्रयोग होने से पर्यावरण का भी संकट खड़ा होता है, जिसके लिए पेड़ों की बहुत अधिक मात्रा में कटाई होती है। यह मनोभावों को प्रकट करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। संप्रेषक के मनोभाव इसमें साफ तौर से नहीं देखे जा सकते। प्रत्यक्ष संप्रेषण न होने के कारण इसमें आत्मीयता का भी अभाव रहता है। यह अशिक्षित व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी नहीं है। मौखिक वार्ता में गोपनीयता रखी जा सकती है, परंतु यदि लिखित संदेश किसी अन्य के हाथ लग जाए तो उसकी गोपनीयता समाप्त हो जाती है। लिखित संप्रेषण में प्रतिक्रिया मिलने में समय लगता है। इसमें संदेह और भ्रम तुरंत दूर नहीं किया जा सकता। तो यह थी लिखित संप्रेषण की कुछ कमियां। तो वैसे देखा जाए तो संप्रेषण के माध्यम के रूप में लिखित और मौखिक दोनों का ही अपना महत्व है। यह संप्रेषण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हम किसका प्रयोग करें।